जनवरी को हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस थे। वहाँ पर जो ऑपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने यहाँ पर इन इलेक्शंस को बॉयकॉट किया, जिस वजह से जो शेख हसीना जी हैं, वो वापस से प्रधानमंत्री अब वो बनेंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको यहाँ पे बधाई दी है। शेख हसीना जी के द्वारा ये भी कहा गया कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं और इंडिया बांग्लादेश का हमेशा से ही सच्चा दोस्त रहा है। उसी तरह से अगर हम देखें तो दोस्तों एक 2002 का बहुत ही एक दुखद घटना है। आप जानते होंगे कि गुजरात के अंदर 2002 में रॉयट्स हमें देखने को मिले थे। उस टाइम के ऊपर बिल्किस बानो के गैंग रेप के लिए, साथ ही साथ उनकी फैमिली के मर्डर करने के लिए यहाँ पर 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। पर पिछले साल गुजरात की जो स्टेट थी, उसके द्वारा यहाँ पर इनके सेंटेंस को रिमिट कर दिया गया था। फिर ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया है। बेसिकली बोल दिया है कि जो गुजरात की सरकार ने किया, इनको छोड़ने का काम किया, वो अपने आप में गलत था, क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं है ये चीज़ करने की। अब वापस से ये जो 11 कॉन्विक्ट्स थे इस बिल्किस बानो केस के अंदर, उनको यहाँ पे वापस से अपने आप को सरेंडर करना होगा और वापस से उनको यहाँ पे जेल की टर्म अपनी काटनी पड़ेगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 9 जनवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू जन औषधि केंद्र। अभी दोस्तों हमारे सामने कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। उन रिपोर्ट्स के हिसाब से, क्योंकि हमारे देश में जन औषधि केंद्र काफ़ी तेज़ी से खुल रहे हैं और ये 10,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, इस वजह से बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लॉस हो रहा है। कहने का अर्थ क्या है? देखो, एक तो होती है, देखो आप जब मेडिसिन लेने जाते हो, ठीक है, कोई आप दवाई लेने जाते हो, एक तो होती है ब्रांडेड मेडिसिन, ठीक है, एक होती है आपकी जो जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। सर आप बताओ इनमें फ़र्क क्या होता है? ये सुना तो हुआ है हमने। देखो ब्रांडेड का मतलब तो है कि कोई ब्रांड की होती हैं, जेनरिक के ऊपर कोई ब्रांड मेंशन नहीं होता। तो होता क्या है, दोनों की एफिकेसी, चाहे ब्रांडेड की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो इसकी जेनरिक मेडिसिन की, दोनों की एफिकेसी सेम होती है, सिमिलर कॉम्पोजिशन होता है। तो इस तरह से ना, जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, व्हेयरएज़ जेनेरिक मेडिसिन काफ़ी कम सस्ती होती है। मतलब कंपैरेटिवली उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो सस्ती होती है, उसका रेट काफ़ी कम होता है। और साथ ही साथ इनको कोई मार्केटिंग वगैरह के ऊपर खर्च भी नहीं करना पड़ता, कुछ पैसे स्पेंड नहीं करने पड़ते, तो ये कारण भी रहता है इसके पीछे का। प्लस एट द सेम टाइम, जब जिस एंटिटी ने इस ब्रांडेड मेडिसिन को बनाया था, जिस कंपनी ने बनाया था अपने ब्रांड के ऊपर, उसने बहुत सारा पैसा स्पेंड किया होगा उसकी R&D के ऊपर, ठीक है ना? फिर जब पेटेंट खत्म हो जाता है ना, तब उसकी ब्रांडेड मेडिसिन की जगह जेनेरिक मेडिसिन भी बनाई जा सकती है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि होता क्या है, दोनों मेडिसिन्स लगभग सिमिलर होती हैं, ब्रांडेड भी जेनेरिक भी। बस फ़र्क ये होता है कि जेनेरिक मेडिसिन्स काफ़ी कम कॉस्ट में काफ़ी कम होती हैं और ये तब बन सकती हैं जब उस पर्टिकुलर मेडिसिन का जब पेटेंट खत्म हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब क्योंकि देखो जन औषधि केंद्र बहुत सारे खुल रहे हैं देश भर के अंदर, अब वहां पर क्या मिलेंगी? जेनेरिक मेडिसिन। तो लोग किसको प्रेफर करने लग गए? जेनेरिक मेडिसिन को। तो ब्रांडेड दवाइयां कोई खरीदेगा नहीं, ब्रांडेड दवाइयां खरीदेगा नहीं तो क्या होगा? बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लॉस होगा। ये थी न्यूज़। अब आपको समझना क्या है? आपको समझना है कि भैया औषधि केंद्र जो खुल तो रहे हैं, ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत खुल रहे हैं? तो दोस्तों हमारे पास ना एक स्कीम है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है, पीएम बीजेपी के नाम से आप जान सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है पीएम बीजेपी, ये स्कीम पहली बात तो ये समझो कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती। दोबारा सुन लो, दिस डज नॉट कम अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पे? यहाँ पे आपकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत लोग गड़बड़ कर देंगे, इसको हेल्थ के साथ रिलेट कर देंगे, नहीं। ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का जो फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा इंप्लीमेंट करी जाती है। नॉर्मली इनकी जो प्राइसेस होते हैं वो 50 से 60% कम होते हैं एज कम्पेयर टू पॉपुलर ब्रांड्स। और बहुत सारे इसके और भी बेनिफिट्स हैं, लोगों को चलो सस्ते रेट्स के ऊपर तो मेडिसिन मिल ही रही हैं, पर बहुत सारी ये जो जन औषधि स्टोर है ना, ये महिलाएं भी रन कर रही हैं। केरला के अंदर तो ऐसा बताया जा रहा है मैक्सिमम जो जन औषधि सेंटर्स है ना, वो यहाँ पर महिलाएं रन कर रही हैं, तो उनका सोशल एम्पावरमेंट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। एक दो पॉइंट्स हमें और जानने चाहिए, जैसे कि जो ज़्यादातर आपके स्टोर्स हैं, मतलब 33% आपके स्टोर्स हैं, वो आपके साउथ इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश की, हालांकि जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर कोई स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। पर कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा है? तो वो है आपके साउथ इंडिया के अंदर। बाकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी मेडिसिन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए।
जेनेरिक ड्रग्स का मतलब मैंने बता ही दिया, जिनका कॉम्पोजिशन काफ़ी सिमिलर होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड ड्रग्स, पर इसको तभी बनाया जा सकता है जब पेटेंट खत्म हो जाए। और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ पाओगे कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये डायरेक्टली आपके हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज़ को बेची जाती हैं। यहाँ पे कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं है, इस वजह से प्राइसेज़ काफ़ी कम होते हैं इन मेडिसिन्स के, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसी प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारी टीम की तरफ से 2024 क्रैश कोर्स का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। और आप सभी की प्रिपरेशन को और हेल्प करने के लिए पहले 3 दिन की क्लासेस यानी कि 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी, इन तीनों दिन की क्लासेस आपके लिए बिल्कुल लाइव, बिल्कुल फ्री आपको एक्सेस आप कर पाओगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाइए, इस कोर्स की आप जो फ्री क्लासेस हैं आप उनको देख सकते हैं एंड आई एम श्योर आपको फ्री क्लासेस अटेंड करने के बाद पता लगेगा कि किस तरह से एक बहुत अच्छे तरह से आपका प्रीलिम्स का सिलेबस यहाँ पे कवर किया जा रहा है। और भी बहुत सारे फीचर्स, जैसे आपको सीसेट क्लासेस का एक्सेस हो गया, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस एंड साथ-साथ आपके फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। तो डेफिनिटली आप इस कोर्सेज़ के अंदर एनरोल कर सकते हैं एंड आई एम श्योर आपको ये कोर्स काफ़ी हेल्प करेगा। ध्यान रखिएगा, आप इसको ऑनलाइन तो एक्सेस कर ही सकते हो, बट एट द सेम टाइम ऑफलाइन के अंदर हमारा जो पटेल नगर सेंटर है, वहाँ पर भी आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ 7 प्रोडक्ट्स फ्रॉम ओडिशा गेट जीआई टैग्स। देखो, अगर आप ना प्रीमियम बूस्टर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो आपको याद होगा कि सैटरडे को ही ना हमने एक जीआई टैग के बारे में पढ़ा था। याद है किसी को? अरे वो वीडियो नहीं दिखाई थी मैंने आपको, जिससे चींटियों की मदद से चटनी बनाई जाती है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर दिया था, सर इंसान क्या-क्या खाने लग गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉडी टेस्टी होती है। चलो जो भी है, बट आपको याद है ना वो टॉपिक? हाँ, बिल्कुल सर। तो वो कहाँ पे था? सर वो ओडिशा को जीआई टैग मिला था। याद है चटनी का नाम? हमने डिस्कस किया था, सिमलीपाल काई चटनी, ठीक है ना? जो कि आपकी ऐसी चटनी जो कि आंट्स, जो आपकी चींटियाँ होती हैं, उसके थ्रू यहाँ पे बनाई जाती है। उसके अलावा भी ना टोटल 6 और प्रोडक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे जीआई टैग मिला है। एक-एक करके उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक देखो, इनके नाम ध्यान में रखना, बहुत डिटेल तो नहीं पूछेगा यूपीएससी, बट यू मस्ट नो द नेम्स। जैसे फॉर एग्जांपल, काप गंदा, ठीक है? ये शॉल का नाम है, यहाँ पे आप इस ना शॉल को देखना, ये वाला शॉल, ठीक है? ये शॉल आप देख पा रहे हो? ये शॉल ओडिशा का है, ठीक है ना? ओडिशा के अंदर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बात करूँ, तो यहाँ पर ये जो आपके सामने ये लड़कियाँ देख पा रहे हो, ये डोंगरिया ट्राइब है, ठीक है? डोंगरिया कॉर्न ट्राइब जो आपको ओडिशा में देखने को मिलती है, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर शॉल इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो पहला बात तो इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है? उसी तरह से आपकी लांजिया सोरा पेंटिंग, ये आप देख पा रहे हो पेंटिंग को? यस सर। ये पेंटिंग देखो, घर के बाहर इस तरह से डिज़ाइन करी जाती है। ठीक है? और ये कम्युनिटी का नाम क्या है? जिस कम्युनिटी का नाम है लांजिया सौरिया सौरा कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के मेंबर्स इस तरह की पेंटिंग्स को यहाँ पे करते हैं, तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि ये भी ओडिशा का ही है। उसके अलावा ये देख पा रहे हो? सर ये क्या है? सर ये तो ना चावल की तरह लग रहा है, पर काला चावल, काला जीरा टाइप्स भी लग रहा है, तो इसका नाम यही है, कोरापुत काला जीरा राइस, ठीक है? एक ब्लैक कलर की राइस की वैरायटी है। इसका एक अलग ही, इसको आप जब स्मेल करोगे ना, अलग ही स्मेल है, न्यूट्रिशन के पर्पसेज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से बहुत सारे आपके जीआई टैग देखने को मिल जाएँगे, तो इसका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी सिमलीपाल की काई चटनी तो हमें याद ही रहेगी डेफ़िनिटली, आँच से जो बनती है। उसके अलावा जो आपका नयागढ़ की ब्रिंजल है, ठीक है ना? वो भी अपने आप में काफ़ी फ़ेमस है, उसको भी यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। उसी तरह से आपका जो आपके खजूर से ना एक खजूरी गूड़ा बनता है, ठीक है? ये एक स्वीटनर है, मतलब मिठाई के तौर पे ऊपर नहीं, मीठे के तौर के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब कि इससे अगर आप जैसे किसी चीज़ में आपने मिठास इंक्रीज़ करनी हो, तो वहाँ पर खजूरी गूड़ा को यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखना, ये भी ओडिशा से ही है। उसी तरह से धनकनाल मागजी, ये एक मिठाई है जो कि बफेलो मिल्क चीज़ से बनाई जाती है। तो ये बातें कुछ आपको पता होनी चाहिए, इनके नाम आप डेफ़िनिटली याद करने की कोशिश कीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कंट्रीज़ फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट। इसका क्या अर्थ है? देखो, आप एक चीज़ समझो, इंडिया में ना खाने का बहुत प्रचलन है और खाना खाना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, बिल्कुल खाना चाहिए। पर हम पता क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं, वो एक तो अच्छा खाना खाएँ, ठीक है ना? प्योर खाना खाएँ, सेफ खाना खाएँ और लोकल और जो ट्रेडिशनल खाना है ना, वो भी कहीं न कहीं साथ ही साथ प्रमोट होता रहे। ओके सर, इससे होगा क्या? इससे जो टूरिस्ट आएँगे, जो आम लोग आएँगे, उनको एक तो अच्छी हैबिट्स लगेगी कि क्या खाना क्या है। बढ़िया-बढ़िया चीज़ें खा पाएँगे, लोकल खाना भी हमारा प्रमोट हो पाएगा और कुज़ीन एक अपने आप में ना बहुत ही अच्छा एक सॉफ्ट पावर का भी तरीका होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे हम मिलेट्स वगैरह की बात करते हैं, ठीक है ना?
उनके थ्रू बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। जैसे आपने बाजरे की रोटी खाई होगी, अपने आप में हेल्दी भी होती है और लोकल लोगों को भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हेल्प होती हैं। प्योर, सेफ सारी चीज़ें हैं ना। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, तो हम ना इस तरह से हेल्थ फूड स्ट्रीट्स को लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया के अलग-अलग पार्ट्स के अंदर ये हेल्थ फूड स्ट्रीट्स बनाई जाएँगी। तो कंट्री की पहली हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट है प्रसादम, ठीक है ना? कहाँ पर सर? ये मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश के बारे में आप जानते होंगे ना। वहाँ पर देखो रोज़ 1 से 1.5 लाख जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो डेफ़िनेटली महाकालेश्वर का मंदिर को विज़िट करने आते हैं रोज़। तो ये प्रसादम जो कि एक हेल्थ फूड स्ट्रीट के रूप में बनाया जा रहा है, यहाँ पे टोटल 19 शॉप्स होंगी, जहाँ पर अलग-अलग तरह का खाना यहाँ पे होगा। और साथ ही साथ ना सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये पूरा एक एरिया एक अपने आप में पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जहाँ पर देखो किड्स का प्लेइंग एरिया भी होगा, बच्चे आराम से खेल पाएँगे, पानी-पीने की फैसिलिटीज़, सीसीटीवी हो गया, पार्किंग की फैसिलिटीज़ हो गया, ब लोगों के बैठने की जगह, तो प्रॉपर एक पूरा कॉम्प्लेक्स इस तरह से बन जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? अब ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो नेशनल हेल्थ मिशन है, एनएचएम, उसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा एक फूड स्ट्रीट को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है ना? तो इस तरह से नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इस तरह से स्टेट्स और यूटीज़ को पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। किस रेशियो के अंदर? 60-40, अगर आप नॉर्मल स्टेट्स की बात करो, या 90-10, ताकि जो भी गैप्स हैं उनको यहाँ पे अकॉर्डिंगली फिल किया जा पाए। और इन पर्टिकुलर स्ट्रीट्स को जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई की गाइडलाइंस है ना, उसके हिसाब से इनको बनाना पड़ेगा। अब एफएसएसएआई के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि ये रेगुलेशंस बनाता है। क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए आपके खाने वगैरह के, और ये ध्यान में रखिएगा, ये आता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। थोड़ा सा मैं नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में आपको बता देता हूँ। एनएचएम के अंतर्गत क्या होता है कि आपकी लोगों के लिए इस तरह की हम सर्विसेज को देख पा रहे हैं कि जिससे उनकी काफ़ी हेल्थ इंप्रूव हो। तो यहाँ पे रूरल के लिए अलग हमारे पास कंपोनेंट है, एंड अर्बन के लिए यहाँ पे एक अलग कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि जो हेल्थ केयर सर्विसेज है सबको आसानी से उनको एक क्वालिटेटिव मैनर के अंदर वहाँ तक पहुँचाई जा पाए। दिस इज़ व्हाट एनएचएम, राइट? आगे चलते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री स्टेप्स अप फाइट अगेंस्ट ज़ूनोटिक डिजीज़। देखो ये बहुत मुद्दा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें बस इतना जानना है कि एक सर्वे आया अभी, उस सर्वे के हिसाब से हमें पता लगा कि पिछले 30 साल के अंदर जो भी बीमारियाँ आ रही हैं ना, नई-नई इन्फेक्शियस डिजीज़, उनमें से 3/4 यानी कि 75% क्या है? ज़ूनोटिक। ज़ूनोटिक का मतलब क्या होता है? ऐसी डिजीज़ जो कहीं न कहीं कैसे फैलती हैं? जो फैलती हैं बिटवीन पीपल एंड एनिमल्स। जैसे आपने कोविड-19 पैंडेमिक देखा, अब कोविड-19 पैंडेमिक कहीं न कहीं बैट्स से बोला जाता है कि इंसानों में आया। तो इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं, जो आपके जर्म्स, आपके कोई भी आपके वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंजाई, ये जो सारे कॉज़ करते हैं ना, इनको बोला जाता है ज़ूनोटिक डिज़ीज़। मैंने यहाँ पर ना बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स लिस्ट कर दी हैं। आपको देखो सारी एग्ज़ाम्पल्स को गो थ्रू नहीं करना, पर जो न्यूज़ में रही हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टीबी, आपको पता होना चाहिए यार कि बैक्टीरियल है, ठीक है ना? आपको रेबीज़ का पता होना चाहिए, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, सार्स, कोविड-19, ये सबका पता होना चाहिए कि कौन-सी वायरल से फैलती है, कौन-सी बैक्टीरिया से फैलती है। ये देखो आपको ही याद करना पड़ेगा। ये मैं पढ़ भी दूँगा, बट डज़न्ट मेक सेंस। आपको खुद इनको याद करना पड़ेगा बैठ के, कौन-सी बैक्टीरियल है, कौन-सी वायरल है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे सारी डिज़ीज़ लिख दी हैं। जो इम्पोर्टेंट आपको लगा कि जो न्यूज़ में आई हों, प्लीज़ उनको एक बार याद करने की कोशिश कर लेना। सब याद करना मुझे पता है पॉसिबल नहीं है, बट जो न्यूज़ में रही है ना, उनको एक बार प्लीज़ आप याद करने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। ठीक है? तो एक इंश्योर क्या करना है? इंश्योर ये करना है कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल पे जाना है। वहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड करना और एक बार पीडीएफ को रिवाइज़ ज़रूर करना है। ठीक है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। डिजी यात्रा एनरोलमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये क्या मुद्दा है? मुद्दे पे आएँगे, पहले समझो ये डिजी यात्रा है क्या? देखो आप कभी एयरपोर्ट गए हो? मुझे पता है ज़्यादातर लोग गए होंगे, कुछ हो शायद नहीं भी गए होंगे। अब जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो ना, तो एक लंबा-चौड़ा प्रोसीजर होता है। पहले आप स्टार्टिंग में आपके वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, फिर आप आगे जाते हो, अपना बैगेज वगैरह करवाते हो, फिर आगे सिक्योरिटी चेक होता है। तो अपने आप में वो पूरा प्रोसेस लगभग 20 मिनट लग जाते हैं, ठीक है? किसी जगह कम ज़्यादा लग सकते हैं डिपेंडिंग कितने लोग हैं वहाँ पे, ठीक है ना? बट 20-25 मिनट नॉर्मली लग जाते हैं। पर अगर आपने एक ऐप को डाउनलोड कर लिया, ठीक है? उस ऐप के अंदर आपने अपना डेटा डाल दिया, जैसे आधार कार्ड वगैरह का डेटा डाल दिया, अपनी फेस आईडी डाल दी, और साथ ही साथ आपका जो बोर्डिंग पास है उसकी अगर आपने डिटेल्स डाल दी, तो होगा पता क्या? तो ये सारा प्रोसेस आप कहीं न कहीं 5 से 7 मिनट के अंदर कर सकते हो। सर वो कैसे? वो इस तरह से कि सारी चीज़ें आपके पास आपने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी हैं, और यहाँ पर ना आपकी जो ऐप है वो कौन-सी होगी? उसी का नाम है डिजी यात्रा ऐप, ठीक है? अब इसकी मदद से क्या होगा ना, आपके लिए एक अलग एंट्री होती है। एंट्री की लाइन जो होती है ना, वो एक अलग से होती है। आराम से आपको कोई जो स्कैनिंग, सिक्योरिटी फोर्स वगैरह कराना है, उसके लिए अलग-अलग लाइनें होंगी, और बाकी सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे डाल ही दी है। तो डायरेक्टली आप बस फेस आईडी को स्कैन करते हुए, आप बड़े आराम से
कम टाइम के अंदर पूरा ये प्रोसेस जो होता है ना सिक्योरिटी चेक वाला, स्कैनिंग वाला और बाकी जो प्रोसेस होता है, वो सारा बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको लगेगा यार ये तो बढ़िया चीज़ है डिजी यात्रा, मतलब देखने में तो अच्छी लग रही है कि टाइम बचा रही है। बिल्कुल सही बात है। इससे टाइम बच रहा है, कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है ना? इससे इससे टाइम बच रहा है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है ना? और साथ ही साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ रही है और सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ हो पा रही है। ये सारी बातें ठीक है। पर आप एक चीज़ इमेजिन करो, यहाँ पर ना मुझे देना पड़ रहा है डेटा अपना, जैसे मेरा फेस का डेटा, है ना? मैं तभी तो स्कैन कर पाऊँगा उसपे फेस आईडी को। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देनी पड़ रही हैं। बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ रही हैं, फेशियल इन्फॉर्मेशन मेरा कैप्चर हो रहा है। अब कई बार ना जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे नहीं पसंद यार, मैं नहीं अपना डेटा देना चाहता। मुझे प्राइवेसी इम्पोर्टेंट है अपनी। हो सकता है कई लोगों को होती है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ना ये प्राइवेसी का ब्रीच हो रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहाँ पे आपकी न्यूज़पेपर्स कह रही हैं। क्या मतलब इस चीज़ का? देखो जो ये जो डिजी यात्रा है ना, जो डिजी यात्रा ऐप के थ्रू आप जाओगे, ये क्या है, एक वॉलंटरी है। आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते मत करो, फिर दूसरी लाइन में लगो, कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। पर एक्चुअल में पता क्या है, यहाँ पर ऐसा न्यूज़पेपर्स का कहना है कि सरकार चाहती है कि लोगों को दिखाए कि डिजी यात्रा के अंदर करोड़ों ही लोग एनरोल हो गए। अब वो एनरोलमेंट नंबर्स को बढ़ाना चाहती है। बहुत लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया इसको, तो वो एनरोलमेंट नंबर बढ़ाना चाह रही है। तो एक्चुअल में ना ये जो स्कीम वॉलंटरी थी, इसको लोगों को बिना बताए हुए उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप डिजी यात्रा के थ्रू ही जाओ। समझे इस बात को? तो जब भी वो कहीं न कहीं अपनी आईडी चेक होता है ना उनका जहाँ पे गेट वगैरह के ऊपर, उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में उनका डिजी यात्रा सिस्टम किया जा रहा है। क्योंकि उनकी जो फेस आईडी है उसको स्कैन कर लिया जाएगा, फिर उनको बोलेगा कि आप इस लाइन में जाओ, वहाँ पे उनका फेस आईडी स्कैन हो जाएगा, उनका डेटा वगैरह लिया जाएगा, उनकी पर्सनल डिटेल्स सारी चली जाएँगी। तो कोशिश सरकार ये कर रही है कि ये दिखा पाए कि डिजी यात्रा को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, पर एक्चुअल में ये जो अडॉप्शन है ना, ये वॉलंटरी नहीं है, लोग मर्ज़ी से नहीं कर रहे। वो जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे बिठाए हैं, उनके थ्रू इनडायरेक्टली लोगों को बिना बताए हुए उनको डिजी यात्रा के अंदर एनरोल करवाया जा रहा है। ये मुद्दा इस वजह से न्यूज़ में था। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। तो ये प्रोसेस डिजी यात्रा का क्या है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। इसके माध्यम से पैसेंजर्स कनेक्टेड होंगे, एयरपोर्ट्स कनेक्टेड कनेक्टेड फ्लाइंग कनेक्टेड सिस्टम सब इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एक वॉलंटरी स्कीम है और ये सारे पैसेंजर्स के लिए है। इंडियन सिटीज़न्स के लिए भी एप्लीकेबल है, फॉरेन नेशनल्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है। कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है? डिजी यात्रा फाउंडेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। फंडिंग ध्यान रखना, फंडिंग सरकार नहीं करती यहाँ पे। फंडिंग कहाँ से आती है? फंडिंग आती है आपकी एयरपोर्ट से। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये रन कौन कर रहा है? ये रन किया जा रहा है बाय डिजी यात्रा फाउंडेशन। वो क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई गई है। ध्यान में रखना कि इसको कौन-कौन इसके शेयर होल्डर्स हैं? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे आपका कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली हो गया, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो लिमिटेड है ना, वो करती हैं। ध्यान में ये रखना कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिजी यात्रा सिर्फ इन्हीं एयरपोर्ट्स के ऊपर है। नहीं, नहीं, नहीं। इसके अलावा बहुत सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर आपको डिजी यात्रा देखने को मिल जाएगी। पर ये जो बॉडी बनाई गई है, फाउंडेशन बनाई गई है, ये इनके द्वारा करी गई है। ठीक है? और ये फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी मतलब जैसे आप ना कभी लेट्स से अपने फ़ोन के अंदर आप फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हो, तो कभी आपने देखा है गूगल फ़ोटोज़ या फिर अगर मान लो आप फ़ेसबुक वगैरह के ऊपर अपलोड करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर वो आपको बता देता है कि यार इस बंदे का और भी आपके पास फ़ोटोज़ हैं। एक जगह ग्रुप कर देता है वो, उसी को बोलते हैं फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, अपने फेस को वो रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इट इज़ प्रेरणा एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। देखो ये बहुत ही ईज़ी सा प्रोग्राम है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे कोशिश क्या करी जा रही है कि जो बच्चे हैं ना, उनको हम थोड़ा और बेहतर करें। यानी कि कहने का मतलब क्या? उनको नई-नई चीज़ें सिखाएँ। नई-नई चीज़ें कैसे? तो होगा पता क्या यहाँ पे? यहाँ पर हर हफ्ते 20 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। उन 20 बच्चों के अंदर क्या होगा? 10 बॉयज़ होंगे, 10 गर्ल्स होंगे फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। किसी भी देश के किसी भी हिस्से से हो सकते हैं। उनको इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ये 20 बच्चे जाएँगे कहाँ पे? गुजरात। ठीक है? गुजरात के अंदर मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्कूल है, वहाँ पर इनको लेके जाया जाएगा। वहाँ पर ये 1 हफ्ता रहेंगे। सिर्फ रहेंगे मतलब करेंगे क्या 1 हफ्ते के अंदर? 1 हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जब वो आएँगे ना, तो उनको 1 हफ्ते के अंदर उनको विज़िट करवाया जाएगा आपकी अलग-अलग एंशिएंट हेरिटेज साइट्स के साथ। ठीक है ना? उनको कुछ फ़िल्म्स की स्क्रीनिंग कराई जाएगी जो कि अपने आप में काफ़ी इंस्पिरेशनल होगी। टैलेंट शोज़ क्या होते हैं, लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी इस तरह से इनको सिखाई जाएँगी। बेसिकली ना अब पढ़ाई जो होगी, वो पढ़ाई सिर्फ़ आपको रटी-रटाई चीज़ों को नहीं होगी, उनको एक्सपीरियंस करवाने की कोशिश करी जाएगी। और फ़ोकस ये होगा कि उनके हिसाब से ना आप जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर अलग-अलग चीज़ें डेवलप करी जा पाएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्यूरियोसिटी डेवलप करी जा पाए उनके अंदर एक
सेवा का भाव उत्पन्न हो, ठीक है ना? ब्रेवरी उत्पन्न हो, अपने आप को जो बोलते हैं ना स्वतंत्रता, कर्तव्य, इस तरह अलग-अलग चीज़ें ना यहाँ पे अलग-अलग थीम्स यहाँ पे डिज़ाइन करी गई हैं ताकि ये चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप हो पाएँ। तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है। इसका करिकुलम डिज़ाइन किया गया है आईआईटी गांधीनगर के द्वारा, ठीक है ना? यहाँ पे आप देख पाओगे योगा होगा, माइंडफुलनेस होगा, मेडिटेशन सेशंस होंगे, बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ होंगी, फ़िल्म्स आपको इनको दिखाई जाएँगी, इंडिजिनस लर्निंग नॉलेज सिस्टम्स के बारे में, आयुष के बारे में इनको बताया जाएगा ताकि इस तरह से सारी चीज़ें बच्चे समझ पाएँ। तो ध्यान रखना प्रेरणा का अर्थ क्या है? प्रेरणा को कन्फ्यूज़ मत कर देना कि सर ये तो मेरे स्कूल में एक लड़की हुआ करती थी। हाँ, ठीक है, वो होगी, पर यहाँ पे प्रेरणा का मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक यहाँ पे स्कीम लॉन्च करी है। ध्यान रखना किसके बच्चों के लिए है? ये है क्लास 9 से क्लास 12th के बच्चों के लिए इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। तो बेसिकली ना मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था प्रेरणा प्रोग्राम के रिगार्डिंग। अब आप इसको बड़े आराम से आंसर कर सकते हो कि हाँ जी सर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही है और वीकली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है 20 बच्चों का, ये बातें बिल्कुल करेक्ट है। तो आज का क्या होमवर्क रहेगा? आज का होमवर्क रहेगा ये। इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में बताओगे, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन-सा ट्रू है एंड कौन-सा फॉल्स है? इसके साथ ही कल जो होमवर्क दिया था जल्लीकट्टू के बारे में, तो क्या राजस्थान के अंदर है? नहीं सर, ये तो तमिलनाडु था, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इंडिया आउट कैंपेन आपका मॉरिशियस नहीं, मालदीव्स था, ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी। डिजी यात्रा की बात करें तो कह रहा है कि फंडिंग डिजी यात्रा की गवर्नमेंट से आती है। अरे ये तो अभी पढ़ के हटे, गवर्नमेंट से नहीं आती, ठीक है ना? तो किसके द्वारा आती है? आपके एयरपोर्ट्स के थ्रू आती है, ठीक है? राइट, आज का होमवर्क सर क्या रहेगा? आज का होमवर्क आपका रहेगा पहला तो ये कि आप जन औषधि केंद्र के बारे में बताओगे कि क्या होते हैं, अभी डिस्कस किया है, तो ईज़ी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे इसको। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू वॉइस क्लोनिंग। वॉइस क्लोनिंग के बारे में भी कोशिश करना है इनको अटेम्प्ट करने की, नहीं होगा तो कल मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, पर कमेंट ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। एक और मैंने आपको होमवर्क दिया था ऑपरेशन पवन। देखो दरअसल में ना ऑपरेशन पवन न्यूज़ में पता क्यों है? क्योंकि ये आपके जो मेरीन कमांडोज़ हैं, जिनको मार्कोस बोलते हैं इंडियन नेवी के, वो न्यूज़ में आ चुके हैं पिछले दिनों के अंदर। देखो बहुत सारे यूके के अंदर प्रोग्राम्स मतलब यूके के द्वारा भी कुछ बताया गया, उस वजह से उनका भी था, इंडियन क्रू का भी न्यूज़ में था। तो इस वजह से थोड़ा-सा हमें मार्कोस और इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो मेरीन कमांडो फोर्स बेसिकली वो होते हैं, जो बहुत ही टफ सोल्जर्स होते हैं। दरअसल में ना देखो कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ पर ना हमें ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं जो बहुत ही तेज़ी से होने चाहिए, जिनको बोलते हैं क्विकली। प्लस एट द सेम टाइम हमें ऐसे ऑपरेशंस भी करने पड़ेंगे, जहाँ पर सामने वाले को पता ना लगे, जो बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं। तो वो सारे ऑपरेशन ना मार्कोस करते हैं। ये लिखा ना स्विफ्ट एंड स्टेल्थी, स्विफ्ट मतलब होता है तेज़ी से, स्टेल्थ मतलब होता है जहाँ पर सामने वाला बंदा आपको डिटेक्ट ही ना कर पाए, बहुत ही सीक्रेट तरह से ये करने वाले। दरअसल ना यूएस के नेवी सील्स ये ऑपरेशंस करते थे, उसी के हिसाब से हमने ये मार्कोस को बनाया गया, कब? 1987 के अंदर। यहाँ पर एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आपके गरुड़, पैरा कमांडोज फोर्स वन के कोलैबोरेशन से ये बने हैं। अब ध्यान में रखना ये ऑपरेट हर जगह कर सकते हैं, सी के ऊपर भी, एयर के ऊपर भी, लैंड के ऊपर भी, और इनका मोटो पता क्या है? द फ्यू द फियरलेस। यहाँ पे नोटिस करना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के अंदर इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, एक ऑपरेशन कैक्टस था। क्या था ऑपरेशन कैक्टस? देखो, ये ऑपरेशन कैक्टस आपका डील करता है किसके साथ? आपका मालदीव्स के साथ। मालदीव्स के ना अंदर 1988 के अंदर एक कू हो गया था। उस कू के अंदर हमने यहाँ पे मालदीव्स को बचाया 1988 के अंदर। तो ध्यान रखना दैट इज़ ऑपरेशन कैक्टस। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ ऑपरेशन लीच की, तो ऑपरेशन लीच के अंदर क्या हुआ था? यहाँ पर ऑपरेशन लीच में इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पर हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्म्ड ऑपरेशन रन किया था, जिसकी वजह से जो गन्स का काफ़ी बड़ा था, आर्म्स का बेचा जा रहा था, उनको यहाँ पर हमने यहाँ पे बस्ट किया था। तो ऑपरेशन लीच यहाँ पे म्यांमार के साथ लिंक करता है। ऑपरेशन पवन जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, ये एक ऑपरेशन था एलटीटीई के अगेंस्ट इन श्रीलंका, ठीक है? आप जानते होंगे इसके बारे में, बहुत ही थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी आ गया था बाद में, तो ये ऑपरेशन पवन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से 26/11 का जो मुंबई के ऊपर अटैक ऑपरेशन हुआ था, उसके अंदर भी ये चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। तो इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं इंडियन ओशन के अंदर, जैसे सागर डॉक्ट्रिन आप जानते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं इंडियन ओशन के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन राहत के बारे में आप जानते होंगे। 2015 के अंदर ना, जब यमन के अंदर वहाँ पे इंडियन सिटीजन्स को निकालने का काम, कुछ फॉरेन नेशनल्स को भी हमने निकाला था। तो 2015 में यमन के अंदर जो क्राइसिस आया था, वहाँ पे हमने ऑपरेशन राहत रन किया था। तो इस तरह से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ के बहुत सारे हम प्रोग्राम यहाँ पे रन करते हैं। तो ये पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
पीडब्ल्यू ओनली ऑफिस पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।